हेलो एंड वेलकम गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू वाचिंग माय स्टडी दोस्त। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रागा के एक और न्यू प्रैक्टिस है जो कि है रागा मॉक टेस्ट 5। देखिए, कुछ लोगों को अभी भी नहीं पता कि ये सब किस तरीके से सब कुछ चल रहा है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको मॉक टेस्ट पहले देने के लिए कहाँ पे मिलेगा, तो उसका लिंक मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करता हूँ, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। माय स्टडी दोस्त के नाम से ही चैनल है अपना, और उसको आप सर्च करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उससे आप उसको जो है ज्वाइन ज़रूर कर लीजिए। वहाँ पे आपको एक दिन पहले जो है एग्ज़ाम का टेस्ट का लिंक मिल जाता है। फिर आप उस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं, आपका स्कोर वहाँ पे दिखेगा। फिर आप अपना स्कोर जो है नेक्स्ट डे जब वीडियो आपके लिए अपलोड हो रहा है तो उसके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो डाउटफुल क्वेश्चंस हैं आप उनको क्लियर कर सकते हैं। तो आज हम इसी तरीके से बात करने वाले हैं रागा के मॉक टेस्ट नंबर 5 के। इससे पहले के जितने भी वीडियोज़ अभी तक हो चुके हैं उन सबका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, रागा मॉक टेस्ट सीरीज़ 2021। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप चैनल पर जाके डायरेक्टली भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले ये भी बताना चाहता हूँ कि वीडियो को एक बार लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करिए, क्योंकि ये सब आप लोगों के लिए ही हम लोग कर रहे हैं और हमारी मेहनत को भी आप अप्रिशिएट ज़रूर कीजिए। तो इसके लिए आप एक बार शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में भी, ठीक है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनालॉजी से है। इसमें क्या बोला गया है, कैटल जो है इसको बोला गया है हर्ड। हर्ड क्या बोलते हैं, जो कैटल यानी कि मवेशी होते हैं उनके समूह को बोला जाता है, ठीक है। उसके अलावा सिप आपके पास में है, तो यहाँ पे सिप का मतलब आप सभी को पता होगा, ठीक है। हार्ड यहाँ पे आप झुंड कह सकते हैं एक तरह से, ठीक है। तो इसी तरह से इसका क्या होगा, तो इसका जो हो जाता है वो हो जाएगा आपके पास में फ्लॉक। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपका ओड एंड आउट से। देखिए, सारे क्वेश्चंस जो है मैंने अपने सिलेबस से लिए हैं आपके, और उसमें जो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसी को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे ये सारे सेट बनाए हुए हैं। तो इसमें डिफरेंट आपको पता करना है। इसमें देखिए, बुक है, पेपर है, पेंसिल है, पेन है। तो इनमें सारा से डिफरेंट क्या है ये देखिए। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्या, ए ऑप्शन बुक। कैसे? देखिए, पेपर जो है आप उस पर लिखने का काम करते हैं, किससे लिखते हैं, पेंसिल से या पेन से। तो ये जब सब हैं जो है एक्सेसरीज हो गया आपके लिए, और बुक जो है आपके पास में ये इसका एक सेपरेट पार्ट हो गया है। तो ठीक है, ये समझ आया होगा, फर्स्ट इसका सही आंसर है। अगला जो सवाल है आपका, एक मिसिंग नंबर से आपके सवाल पूछा जाता है। तो सवाल कुछ इस तरीके से है, आप देखिए। सीरीज है आपका 1, फिर उसके बाद में है 6, फिर उसके बाद में है 13, फिर उसके बाद में है 22, उसके बाद में है 33, और अगला क्या होगा ये आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आपको कई बार ये चीज़ बताई है कि सबसे पहले सीरीज़ को चेक कीजिए। अगर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है तो आप उसमें सबसे पहले क्या चेक करेंगे, उसके अंदर डिफरेंस चेक करेंगे। और अगर तेज़ी से बढ़ रहा है तो आप मल्टीप्लाई प्लस माइनस कुछ हो सकता है, इस तरह से आपको चेक करना होता है। तो सबसे पहले हम डिफरेंस को देख लेते हैं। तो 6 माइनस 1 यानी कि 5, और बस उसके बाद में देखें यहाँ पे 7 का डिफरेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद में अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ तो यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, और इसके बाद यहाँ पे देखता हूँ तो मैं 11 का डिफरेंस मेरे को देखने को मिल रहा है। तो ये 5, 7, 9, 11 इस तरह से चल रहा है। मतलब अगली जो संख्या होगी वो डेफिनेटली जो है इसमें डिफरेंस 13 का होगा। तो इसको आप जोड़ दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 46 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सिंपल सा सवाल था, ये आपको समझ में आ गया होगा डेफिनेटली। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपके पास में देखिए एक क्वेश्चन दूसरा भी दिया गया है, ये भी सीरीज से रिलेटेड है, लेकिन ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज है, ठीक है। इसमें आपको अल्टरनेटिव जो दिए गए हैं वो क्या है, ए, सी, एच, फिर उसके बाद में क्वेश्चन मार्क है, फिर उसके बाद में एम है। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये आपसे पूछा गया है। तो इसको आप नंबर सीरीज में कन्वर्ट कर लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। ए कितने पे आता है 1, 3, फिर ए एच कितने पे आता है 8, फिर क्वेश्चन मार्क की जगह ब्लैंक कर लीजिए, एम कितने पे आता है 13 पे। तो इसमें भी देखिए सीरीज इस तरह से डिफरेंस से हम चेक करने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 3 माइनस 1 2, फिर उसके बाद में 8 माइनस 3 तो 5। फिर यहाँ पे हम कुछ नंबर अगर अज्यूम करें तो लगभग देखिए एम से छोटा होगा, एच से बड़ा होगा। तो एच से बड़ा यहाँ पे एल हो सकता है, के भी हो सकता है, जे भी हो सकता है। तो सारे ही इस तरह के ऑप्शंस हैं। तो इसके लिए हमें देखिए जैसे 2, फिर उसके बाद में 5 है, तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस, तो 5 प्लस 3 8। यहाँ पे 8 का डिफरेंस हम एज्यूम करें तो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या नंबर मानना पड़ेगा। तो एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा गौर से देखिएगा। इसमें हमने सीरीज़ को थोड़ा गलत लिख लिया है, यहाँ पे एफ भी है, ठीक है। इसलिए हमारा डिफरेंस यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। तो ए सी फिर उसके बाद में एफ है, तो यहाँ पे एफ को एक बार ऐड कर लीजिए। फिर इसके बाद में ये सीरीज़ को मैं हटा के दोबारा बना देता हूँ। तो अब सीरीज़ आपके पास में क्या हो जाएगा, 1
फिर उसके बाद में 3, फिर उसके बाद 6, फिर उसके बाद में 8, फिर क्वेश्चन मार्क और फिर उसके बाद 13। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे देखिए डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, फिर उसके बाद में ये 3 का आ रहा है, फिर 8 माइनस 6 ये 2 का, मतलब 2 3 2 3 इस तरह से चल रहा है। अब सीरीज अपने आप क्लियर हो गया है। अब 2 का आ चुका है, अब 3 का डिफरेंस आएगा। तो 8 + 3 11 है, मतलब यहाँ पे के आ जाएगा और उसके बाद देखिए 11 + 13 यानी कि 2 का डिफरेंस आ जाएगा। तो के इसका जो सही जवाब हो जाएगा। तो देखिए वहाँ पे हमने सीरीज़ को चेक किया, उसके बाद हमें लगा कि यहाँ पे एक बार तो डिफरेंस बहुत तेज़ी से बढ़ा, तो मैंने सोचा कि चलिए पहले डिफरेंस से चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद में ये डेफिनेटली मल्टीप्लाई हो रहा होगा इसमें कुछ ना कुछ नंबर। लेकिन फिर बाद में पता चला कि हमने क्वेश्चन को ही थोड़ा-सा यहाँ पे नोट करने में गलती कर दी है। तो अभी इसका सही आंसर मैंने आपको बता दिया, होपफुली आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए आपके पास में एक ये आपके पास में इस तरह से दिया गया है कि जैसे आपके पास में फ्रेगनेंस को जो है राइट किया गया है इस कोड के द्वारा SBHSBODFG, ये कैसे भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें कुछ कोडिंग छिपा हुआ उसको हमें डिकोड करना है। और इसके बाद में देखिए इम्पोजिंग को जो है आपको कैसे राइट करेंगे ये आपको पूछा गया है। सबसे पहले हम इस वर्ड को लिखते हैं ताकि इसको हम पहचान पाएँ कि किस तरह की कोडिंग इसमें की गई है। तो मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। इसका जो कोडिंग किया गया है वो किया गया है इस तरह से SBHSBODFG, ठीक है। बेसिकली आपको लास्ट और फर्स्ट वर्ड डिजिट पे थोड़ा सा कम करना चाहिए। सबसे पहले मैंने देखा कि F6 पे आता है, G7 पे आता है, तो मैंने सोचा कि ये +1 करके लास्ट से लिख रहा होगा। फिर R जो है आपके पास में 18 पे आता है, लेकिन यहाँ पे फिर F आ गया, मतलब ये इस तरह से नहीं लिख रहा है। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ ये भी आया कि ये जो E है लास्ट वाला वर्ड, इसको फर्स्ट में लिख दिया होगा इन्हें। तो यहाँ पे देखिए ये F एक लास्ट से उठा रहा है, एक फर्स्ट से, ये भी हो सकता है। मैंने एक बार जस्ट सपोज किया है। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि R आपके पास में है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये B था ना, यस, ये थोड़ा 13 की तरह लग रहा है, इसको B बना देता हूँ। तो इसमें फाइनली हमने इस तरह से डिकोड किया कि इसमें कोडिंग एक्चुअल हो कैसे रहा है। तो देखिए सारी चीज़ें यहाँ पे एक बार समझ में आ जाएंगी आपको। ये R है, E से S+1 हुआ, फिर उसके बाद देखिए E है, E से B हो गया, फिर उसके बाद देखिए G है, G से H हो गया, R से S हो गया, E से B हो गया, N से O हो गया, C से D हो गया, E से F हो गया। इस तरह से चल रहा है। उसके बाद में जो F है ये 6 पे आता है, आप सबको पता है, और ये लास्ट वाला 7 पे, इस तरह से किया गया है। तो सेम यही प्रोसीजर हम इसके साथ में भी करेंगे। मतलब सेकेंड नंबर जो वर्ड है आपके पास में M है, इसको +1 करके यहाँ पे लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में N, फिर उससे आगे के वर्डों को हम लिखते जाएंगे। तो P के बाद में क्या हो जाएगा Q, फिर उसके बाद में O है तो O क्या हो जाएगा P, तो NQP देखते हैं हम, NQP, और NQT है इसमें, NQP अभी तक सेम है। तो हमारे एक ऑप्शन को हमने यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया है। अभी आगे का हम देखते हैं। तो यहाँ तक हमने O से P बना लिया, फिर उसके बाद में देखिए S, तो S से क्या हो जाएगा T, तो P के बाद में T आएगा। तो देखिए इसमें यहाँ पे ये तो खैर पहले एलिमिनेट हो गया, सभी में T है, तो हम इसको पूरा ही कर लेते हैं। फिर उसके बाद में T हो गया, फिर I का क्या हो जाएगा J, फिर उसके बाद में N है तो इसका क्या हो जाएगा O, फिर उसके बाद में G है तो H हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारा लास्ट बचा हुआ है जो पहला वर्ड था I, तो I का क्या हो जाएगा J। तो देखिए JHOJ लास्ट में होना चाहिए, JHOJ, JHOJ, J तो इसमें नहीं है, JO इसमें भी नहीं है, तो ये आपके पास में D ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, एक नया पैटर्न आपको सीखने को मिला होगा इस तरह से। तो ये आपको अभी सही से समझ लेना है। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ पैटर्न मिलता है तो आप उसको डेफिनेटली कर पाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल ब्लड रिलेशन से, और अच्छा सवाल, मैं हमेशा बताता हूँ कि ब्लड रिलेशन को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होता, सिंपली आपको जो है एक फैमिली चार्ट बनाना आना चाहिए, उसके बाद आप इसको आसानी से कर पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल गया है कि एक फोटोग्राफ की और इशारा करते हुए विपुल ने कहा कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे की बेटी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं विप्लव को बनाता हूँ, ठीक है, ये मैंने वी लिखा है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनके दादाजी को बनाता हूँ मैं, तो ये इसके फादर, फिर इसके बाद में दादाजी, ठीक है। तो ये आपके पास में है, इसको मैं लिख देता हूँ जी से, ठीक है, ताकि आपको पता चले। GF लिख देता हूँ, ग्रैंडफादर, कुछ और गलत ना समझे, ठीक है। उसके बाद में देखिए तो विप्लव उस लड़के से किस तरह से संबंधित, ये पूछा है। फोटोग्राफ की इशारा किसने किया, विप्लव ने, कि वह मेरे दादाजी के इकलौते बेटे, इकलौता बेटा उनका फादर हो गया, ठीक है, बेटे की बेटी है, तो ये इसकी बेटी है कोई, ठीक है। तो विप्लव उसका डेफिनेटली भाई होगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो विप्लव उस लड़के से किस प्रकार संबंधित है, विप्लव क्या है, उसका भाई है, तो ये इसका सही जवाब होगा। होपफुली आपको समझ आया होगा। अगला सवाल देखते हैं।
जो कि एक अच्छा सवाल है आपके लिए। देखिए क्या बोल रहा है आपके पास में कि दीपिका पूर्व की ओर चलना शुरू करती है। डायरेक्शन से क्वेश्चन है, सीधा डायरेक्शन बना लीजिए। सिंपली आप सभी को ये चीज़ पता भी होना चाहिए कि डायरेक्शन में कौन कौन से साइड में होता है। ये साउथ है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, होपफुली आपको सबको ये पता होगा। जब भी क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो बीच से स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए दीपिका पूर्व की ओर चलना शुरू करती है और 75 मीटर चलती है। चलने के बाद में बाई ओर घूमती है। ठीक है, तो पूर्व की ओर चल रही है 75 मीटर, उसके बाद में लेफ्ट टर्न ले रही है यहाँ पे इस तरफ से। ठीक है, ये 75 मीटर इन्होंने चल लिया। ठीक है, बाईं ओर घूमती है और 25 मीटर चलती है, फिर वह बाईं ओर मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने 25 मीटर ट्रैवल किया, फिर उसके बाद में इन्होंने जो है किस तरफ बाईं ओर चली और फिर उसने 40 मीटर चला। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गई, फिर बाईं ओर मुड़ती है और 25 मीटर चलती है। मतलब ये यहाँ से फिर लेफ्ट टर्न लेती है और ये 25 मीटर चलती है, मतलब ये यहाँ पे वापस आ गई। सिंपली ये बोलना चाहता है कि प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी है, तो 75 माइनस 40, 75 माइनस 40 कैसे हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये 40 तो वापस आ चुकी है सेम डायरेक्शन पे और यहाँ पे पहुँच गई और टोटल यहाँ पे इन्होंने 75 ट्रैवल की थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5, 7 माइनस 4, 3। ठीक है, तो 35 मीटर इनका सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में मनीषा की रैंक जो है वो ऊपर से 16th है। तो ऊपर से जो है यहाँ पे मनीषा है और ये 16th पोजीशन इनका है और अंतिम से 29th है। ठीक है, लास्ट से इसी की पोजीशन जो है वो कौन सी है, 29th है। 6 विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी और 5 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए यानी कि फेल हो गए, तो कुल कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अब पोजीशन आई है इनकी, तो इन्होंने सबसे पहले तो हम क्या करते हैं कि इनका टोटल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल कैंडिडेट कितने हो जाएंगे इनमें, ये 29 है और प्लस में 16 माइनस 1 या तो यहीं पे कर लीजिए या 16 करके फिर माइनस कर लीजिए। तो मैं यहीं पे 15 जोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो 9 5 14 और 2 और 1 3 और 1 4, मतलब 44 जो है ये तो हैं कैंडिडेट जिनकी लिस्ट जारी हुई है। ठीक है, ऑब्वियसली आप सभी को पता है कि अभी 6 विद्यार्थी उन्हें नहीं दिया, लेकिन हमें टोटल स्टूडेंट पूछा है तो यहाँ पे 6 भी जुड़ेंगे और 5 विद्यार्थी जो है वो फेल हो गए, तो फेल होने वालों का जो है लिस्ट नहीं आता है। देखिए एक यहाँ पे क्या बोला गया है कि परीक्षा में उत्तीर्ण विद्यार्थियों में, अब देखिए इन्होंने ये चीज़ पहले ही मेंशन की है, तो मैं थोड़ा इंग्लिश में भी बता देता हूँ आपको। मनीषा रैंक्ड 16 फ्रॉम द टॉप एंड 29 फ्रॉम द बॉटम अमोंग दोज हु पास द एग्जामिनेशन, मतलब सिर्फ पास वालों की ही लिस्ट यहाँ पे लगी है, उसमें बताया गया। तो 44 तो कैंडिडेट ऐसे हैं जो पास हुए हैं और उनमें से उनकी रैंक बताइए मनीषा की। फिर उसके बाद में 6 विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने एग्जाम दिया ही नहीं था और 5 विद्यार्थी ऐसे हैं जो फेल हो गए थे, लेकिन हमें तो टोटल कैंडिडेट बताने हैं, टोटल स्टूडेंट बताने हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 5 11 और 44, ये आपके पास में 55 हो जाएगा। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। होपफुली आपको समझ आया होगा। ये क्वेश्चन जो है आपकी जो है मानसिकता को थोड़ा और गहराई में जाने के लिए बोलेगा, तो आप इसमें थोड़ा कंफ्यूज ना हुए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को जरूर समझें। अगर क्वेश्चन समझ में आता है तो आप समझ लीजिए कि 50% क्वेश्चन का जवाब वहीं पे आपको मिल जाता है। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पे प्लस का मीनिंग है डिवाइड, डिवाइड का मीनिंग है सब्सट्रैक्ट और यहाँ पे सब्सट्रैक्ट का मीनिंग है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का मीनिंग है ऐड। तो यहाँ पे आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लीजिए। देखिए 8 और प्लस है, प्लस का मीनिंग डिवाइड, तो डिवाइड को मैं इस तरह से लिखता हूँ ताकि आपको सहूलियत हो समझाने में, 8/2। ठीक है, अब उसके बाद देखिए डिवाइड का मीनिंग है माइनस, तो सबसे पहले मैंने प्लस का डिवाइड कर लिया, डिवाइड का माइनस, -3 और माइनस का मीनिंग है मल्टीप्लाई, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई का अर्थ है प्लस और 4 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ये कितना हो जाएगा 4 और उसके बाद में 4 × 12 + 6। तो सबसे पहले आप बोर्ड मास से इसे सोल्व करेंगे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। डिवाइड पहले सोल्व करेंगे, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद में घटाएं जोड़े, ये दोनों तो खैर आगे पीछे करें तो कोई दिक्कत नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे कितना बच गया 4 और यहाँ पे माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि 12 में -6 कर देंगे तो -6। ओवरऑल -2 आएगा इसका आंसर और इसका जो आंसर हो जाएगा वो -2। ऑप्शन बी सही दिए गए हैं। ठीक है, तो होपफुली ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 है ये। इसमें क्या बोला गया है कि हल करने के लिए यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन इक्वेशन को उठाना है और इस स्टार की जगह पे इनको लगाना है। ये तीनों को उठाइए, कोई भी ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा। एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं, ये फिर आपके लक पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपने थर्ड ऑप्शन को उठाया और वो पहली बार में आंसर मिल गया, कई बार फोर्थ को उठा लेते हैं कोई भी, तो हम पहले से ही स्टार्ट करते हैं। तो देखिए 16, फिर उसके बाद में डिवाइड बाई 8, फिर उसके बाद में है इक्वल, फिर उसके बाद में है 1 - 8, तो 8/2 और ये 1 - 8 माइनस में आएगा, ये आंसर नहीं होगा। फिर सेकंड पे चलते हैं, तो 16 इक्वल क्या बोल रहा है 8 - 1 डिवाइड बाई
8। तो यहाँ पे इसका आंसर भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद में देखिए थर्ड पे चलते हैं। तो यहाँ पे 16 माइनस 8 डिवाइड बाई 1 इक्वल 8। तो ये बोला गया। तो देखिए 16 1 से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 16 में से 8 गया तो 8, 8 इक्वल 8, मतलब थर्ड इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। तो ये इसका सही जवाब था। नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है कि दिए गए समीकरण के आधार पर बिना हल किए गए समीकरण का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पे भी पहले भी ऐसे टेस्ट में यह सवाल पूछा गया है कि देखिए यहाँ पे 6 स्टार 5 इसका मतलब है 30। तो यहाँ पे स्टार की जगह पे आप कुछ भी इक्वेशन लगा के सोल्व कर सकते हैं, लेकिन उसका आंसर 30 आना चाहिए। और वो इक्वेशन जो आप सेट कर रहे हैं इसके लिए वो इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 8 स्टार 7 169 आना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर ये सेटिस्फाई हो जाता है तो आप क्या करेंगे, 10 स्टार 7 का आंसर इसका भी दिया गया है, सॉरी, तो आपको 11 स्टार 10 इसका जो है आंसर बताना है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि देखिए सबसे पहला दिमाग में आपके आया कि 6 गुणा 5 30 हो रहा है, लेकिन ये इसके लिए 8 गुणा 7 ये इसके लिए नहीं हो रहा है। फिर उसके बाद में 10 इंटू 7 इसके लिए भी नहीं हो रहा है। तो इन तीनों के लिए सेटिस्फाई हमें करना होगा। सो इसके लिए देखिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो आप एक चीज़ ये कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको काफ़ी टाइम सोल्व करेंगे तो उसके बाद में आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ये गलत इक्वेशन लिखी गई है, 91 इसकी जगह पे आएगा। तो देखिए कैसे हो रहा है, ये 6 स्टार 5 है, तो इसको आपको क्या करना है, 6 गुणा 5 कर लेना है। तो ये कितना हो जाएगा 30, और इसको 3 से गुणा करके +1 कर देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 91। सेम आप इसके लिए करेंगे तो 8 7 कितना हो जाएगा 56। फिर इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, +1 कीजिए, तो ये आपके पास में कितना हो जाएगा, देखिए 6 18 और एक ये 9, तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, 169 आ जाएगा। 10 7 70, 70 गुणा 3 210 और +1 211। इसके बाद में देखिए 11 दाई 110 और 110 गुणा 3 330 +1, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसका आंसर भी निकाल सकते हैं, बट इसमें थोड़ा ये मिसप्रिंट था, तो इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सो ये सवाल है आपके अगले 4 क्वेश्चन मिसिंग फिगर से। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन फिगर है आपके पास में, ये आंसर फिगर है। तो इनमें से आप ये सीरीज़ को पहचानिए, फिर उसके बाद में अगले सवाल, इससे आगे क्या सीरीज़ बनेगी ये जवाब देना है आपको। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। देखिए इसमें आप पैटर्न को ध्यान रखिए। सबसे पहले आप इस गोले को अगर मैं पकड़ के चलता हूँ तो ये यहाँ था, फिर आगे देखिए ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर अगले में देखिए ये यहाँ पे पहुँच गया, फिर उसके बाद में मैंने देखा कि ये ऊपर पहुँच गया, फिर उसके बाद मैंने देखा कि ये वापस यहीं पे आ गया। मैं कहना चाहूँ तो ये फर्स्ट आकृति और फिफ्थ आकृति जो है ये एकदम सेम है, आप चाहे तो चेक कर लीजिए। ये एरो है, यहाँ पे एरो है, ये यहाँ पे इस तरह की आकृति है, ये आप स्क्वायर बना है, स्क्वायर, ये क्रॉस है, ट्राइंगल है, और ये सारा सेम है। मतलब सेकंड आकृति जो है इससे अगली आकृति की सेम होगी। तो जैसा आकृति सेकंड में दिया गया वैसा का वैसा ऑप्शन ढूंढिए, ऑप्शन 4 इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये भी एक सीरीज चलता है, कई बार क्या होता है कि 1 3 5 पे चलता है ये एक अल्टरनेट सेम सीरीज, या कई बार जो है 1 से जो है 5 फिर 1 फिर उसके बाद 2 से 6 इस तरह से चलता है। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा, ये लगभग सिमिलर हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आकृतियाँ मूव करती हैं और उसको आप पहचान लेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा। हम नेक्स्ट देखते हैं। सो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे आकृतियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं, जुड़ती जा रही है। इसमें देखिए पहले एक लाइन थी सिंपली, अब ये लाइन जो है लेफ्ट से राइट में आ गई है, और उसके बाद में एक नई आकृति जुड़ गई है इस तरह से। फिर उसके बाद में देखिए ये लाइन जो है राइट में थी, अब ये लेफ्ट में आ गई, फिर देखिए राइट में है, फिर लेफ्ट में आ गई, मतलब अगली बार ये राइट में रहेगी, और सारे ऑप्शन में राइट में ही दिया गया है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे एक आकृति, ये नीचे की तरफ एरो था, इसमें ऊपर हो गया और एक नई आकृति जुड़ गई जस्ट इसके अपोजिट। अगले में क्या हुआ कि ये जो आकृति है ये वाली, ये लेफ्ट राइट में थे एरो, फिर अब लेफ्ट में हो गए हैं, और ये एक दूसरे के देखिए अपोजिट हैं अभी भी। और उसके बाद में एक नई आकृति जुड़ गई है नीचे की तरफ। फिर अगले वाले में क्या होगा कि ये जो एरो हैं दोनों एक साइड में आ जाएंगे, और उसके बाद में ये अपोजिट एक दूसरे के बन जाएंगे। ठीक है, तो इससे अगली वाली आकृति में क्या होना चाहिए कि जस्ट देखिए अभी ऊपर जुड़ा था यहाँ पे, फिर उसके बाद में देखिए ये नीचे जुड़ चुका है, अब इसके ऊपर एक आकृति जुड़ेगी, और यहाँ पे देखिए ये वाली लाइन है राइट में रहेगी, तो यहाँ पे सभी में राइट में है ये। तो देखिए कैसे होगा, ये नीचे की तरफ है क्योंकि जुड़ने तो ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे जोड़ेंगे हम, तो ये नीचे वाली जो है ऊपर होगी और इस तरह से होगी। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में नहीं है, तो इनको हटा दिया मैंने। फिर उसके बाद में देखिए अगली आकृति जो है ये ऊपर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ होगी, और ये आपके पास में देखिए इसमें दे रखा है, इसमें भी दे रखा है, इसमें भी दे रखा है। फिर उसके बाद में अगली आकृति ये वाली जो है थर्ड आकृति, ये इसमें नीचे की तरफ है, तो ये आपके पास में क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड में है, ये राइट साइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से दिया गया है राइट में, तो ये राइट में हो गया।
फिर उसके बाद में अगली आकृति में मैं चेक करूँ थर्ड में, तो यहाँ पे एरो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। फिर उसके बाद मैं फोर्थ में अगर चेक करता हूँ तो यहाँ पे देखिए ये है और ये राइट में इस तरह से ये अभी भी इसके साथ में चल रही है। फिर उससे अगली आकृति ये देखिए, ये जो है इस तरह से ऊपर की तरफ दी गई, मतलब ये आकृति है, अभी जोड़ा नहीं है हमने कोई नई आकृति, इसी को हम पहले पूरा कर रहे हैं। तो ये देखिए राइट में थी, अब ये लेफ्ट में हो जाएगी, ये लेफ्ट में हो गई, ये इस तरह से, ठीक है। अब आपके पास में जो है ये ऑप्शन है, इसको देख लीजिए, ये भी इस तरह से ही दिया गया है, ठीक है। अब ये हो गया आपके पास में, लेकिन ये दोनों जो है एक दूसरे के सेम है। देखिए जब भी जुड़ता है तो आपको पता है कि एकदम अपोजिट होता है। देखिए यहाँ पे आप चेक कर लीजिए, ये जुड़ा था तो ये अपोजिट था। फिर उसके बाद में देखिए ये दोनों जुड़े थे तो ये ऊपर वाला, तो ये दोनों अपोजिट थे। तो अब ये जुड़ रहा है तो ये इसके जस्ट अपोजिट हो जाएगा ये वाला, तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अब नेक्स्ट सवाल में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी एक आकृति बनी हुई है कुछ इस तरह से, इसमें कैसे मूवमेंट हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये पहले इस तरह से थी, फिर अब ये थोड़ा सा इस तरफ हो गई है, फिर उसके बाद में ये अगली बार में यहाँ पे हो गई है, मतलब ये 45 पे रोटेट हो रही है। अब यहाँ पे होने के बाद में देखिए ये इस तरह से यहाँ पे रोटेट हुई है, फिर उसके बाद में देखिए ये यहाँ पे वापस इस तरह से आ गई है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे ये आकृति जो है इस तरह से पूरा घूम चुकी है। अब उसके बाद में क्या होगा कि ये 180 घूमने के बाद में फिर ये इस तरह से होगी, जैसे कि ऑप्शन में सारे में दिया गया है। अब ये हमने पता कर लिया कि इस तरह से ये रोटेट हो रही है 45 डिग्री पे। अब चेंज क्या हो रहा है ये देखिए, सबसे पहले आपने देखा कि ये आकृति जैसे ही इस पे गई है, तो यहाँ पे देखिए ये ऊपर था, तो ये ऐसे घूमने के बाद में ये ऊपर ही रहा, ये नीचे ही रहा। फिर उसके बाद में देखिए ये जहाँ पे थर्ड आकृति में ये चेंज हो गया है, ये जो है आपके पास में ये नीचे की तरफ आ गया है, ये ब्लैंक जो था, और ये ऊपर की तरफ। फिर ये थर्ड के बाद में फोर्थ में सेम रहा है, फिफ्थ में देखिए ये चेंज हो गया है, ठीक है। उसके बाद में ये अगली जो आकृति आएगी, तो इसमें भी ये जो रहेगा ये राइट साइड में ही रहेगा इस तरह से, ठीक है। तो ये जो आकृति इस तरह से बनेगी, इसमें राइट साइड में देखिए इसमें है, फर्स्ट में नहीं है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, और ये ऊपर की तरफ बना हुआ है, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन हमारे पास बचे हुए हैं। फिर उसके बाद देखिए ये जो आकृति है ये पहले इस तरह से था, फिर ये देखिए ये पहले देखिए इसमें जस्ट अल्टरनेट से जुड़ रहा है, ये इससे जुड़ रहा है, ये शेडेड से जुड़ा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे ब्लैंक से, फिर शेडेड से, फिर ब्लैंक से, अब अगली में शेडेड से जुड़ेगा। तो यहाँ पे तो देखिए इसमें ये ब्लैंक से जुड़ रहा है, लेकिन ये शेडेड से जुड़ रहा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा ये भी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो सवाल है आपके पास में, ये भी अच्छा सवाल है, इसमें भी आकृतियाँ आगे बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले दो आकृतियाँ में दी, ट्राइंगल और एक स्टार। फिर उसके बाद में देखिए कि जो ट्राइंगल था ये बीच में है, ये अभी भी बीच में है। ये जो स्टार है ये राइट साइड में था, ये स्टार यहाँ पे बन गया है, ठीक है। इसमें एक नई आकृति का यहाँ पे जन्म हुआ और यहाँ पे ये इस तरह से एरो बना है। अब अगली बार हमें देखने को मिल रहा है कि इस आकृति के बाद में ये हम इस आकृति में जाएं तो ये एरो था, ये सेम है। फिर उसके बाद में ये स्टार है, ये स्टार अपनी जगह पे है, और ये ट्राइंगल जो है ये यहाँ पे मूव कर गया है, ठीक है। और नई आकृति जो है यहाँ पे बन गई है, ये स्टार अलग है, ये स्टार अलग है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। अब इससे अगली आकृति में हमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये चल क्या रहा है यहाँ पे। अब देखिए सबसे जो लास्ट वाली आकृति है वो सबसे आगे आ रही है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये स्टार है। अब ये स्टार यहाँ पे आएगा, ठीक है, और उसके बाद में एक नई आकृति जुड़ेगी, तो ये सी आप देख सकते हैं। और जैसे ये एरो है, ये एरो सबसे लास्ट में रहेगा, तो ये एरो लास्ट में है, ये ट्राइंगल है, ये इस तरह का स्टार है, ठीक है। अब जो है अगली आकृति में हमें समझ में आ गया, तो अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये आकृति चल इस तरह से रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सबसे लास्ट आकृति कौन सी है आपके पास में, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल सबसे आगे आएगा यहाँ पे, और इसके बाद में एक आकृति यहाँ पे जुड़ेगी। ये कुछ नई आकृति जो भी होगी हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो फाइंड करना है कि ट्राइंगल यहाँ पे है क्या, एक इसमें है, एक इसमें है, लेकिन ये ब्लैंक है तो ब्लैंक ही रहेगा, शेडेड नहीं होगा। इसमें भी है, इसमें ये नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास तीन ऑप्शन है, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए हैं। सबसे लास्ट वाली आकृति जो बचेगी, ये सॉरी यहाँ पे है, तो सबसे लास्ट में जो बचेगा ये इस तरह का स्टार बचेगा, यहाँ पे भी बच रहा है, यहाँ पे भी बच रहा है, लेकिन ये तो एलिमिनेट हो ही चुका है, और इसमें नहीं है, देखिए तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब दो ऑप्शन हमारे पास बचे, फर्स्ट और सेकंड। और इससे पहले देखिए स्टार है, उससे पहले ये सी है, उससे पहले ये एरो है, यहाँ तक का ये सब इन दोनों में सेम है। ये ओ है, ये भी सेम है। अब ये जो है आपके पास में नई आकृति, एक तो वाई है और एक आपके पास में ये इस तरह का एस है। अब यह ध्यान रखिए, अब इसमें भी एक चीज़ ध्यान रखिए, वो है क्या कि ये सी जो आकृति है यहाँ पे देखिए, ये सी यहाँ पे इस तरह से सीधा है, तो यहाँ पे भी सीधा ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी इस तरह से एलिमिनेट हो गया। नहीं तो इसमें दोनों में आकृति ये नहीं तो सेम ही जुड़ रही है, एक तो वाई जुड़ रही है, एक एस, तो ये हो सकते थे, लेकिन ये सी में गड़बड़ है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका फाइनली सही आंसर हो जाएगा। सो होपफुली आपको समझ में आया होगा। इस तरह के 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पैटर्न आपको समझ में आए, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलरली, तो आपको डेफिनेटली फायदा हो रहा होगा, और ये 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। रागा में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, 0.25 मार्क्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
सो अभी हमने रीजनिंग का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम मूव करते हैं मैथ्स के पार्ट पे। मैथ क्या बोल रहा है, 50% ऑफ 45। तो देखिए 15%, तो 15% या तो आप इसे सीधा लिख लीजिए कि 15/100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ 45%, 45% ऑफ इन नंबर। इनके नंबर को मैं मान लेता हूँ कुछ भी जो है, जैसे ये मल्टीप्लाई एक्स की तरह, इस तरह से मान लिया एक्स इज ये इक्वल है 105.3। तो व्हाट इज़ द 4% ऑफ द नंबर। तो x का 24% कितना होगा, ये आपसे पूछा है। तो 24/100 मुझे निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। तो सोल्व करिए। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि एक जीरो को यहाँ पे नहीं काट रहे हैं, ये जीरो को यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से काट देता हूँ, फिर उसके बाद में इस पॉइंट को मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये इस तरह मल्टीप्लाई होकर पॉइंट हट जाएगा। अब इसको 5 से काट लीजिए, ये दोनों कट जाएंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, और यहाँ पे भी कट जाएगा, 5 दूनी 10 और 9 पंजे 45, ठीक है। तो ऊपर तो क्या बच गया आपके पास में, 9 और 3। तो ये डेफिनेटली ये राइट साइड में जो संख्या है 5 3 8 9, ये 3 से कट जाएगी। पहले 3 से काट के देख लेता हूँ, 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और 3 एकम 3। फिर उसके बाद में मैंने देखा कि 9 से कट जाएगी क्या, तो 9 तिया 27। फिर उसके बाद में देखिए 5 3 8, 9 नाम 81, तो 3 और 8 ये कट गई है, 9 से भी, ये 3 से भी। और नीचे अब जो आपके पास में बचा हुआ है 2 और 2 4, तो 38 गुणा 4 आपके पास में आ गया। तो x की वैल्यू जो आपके पास में आ गई है 38 गुणा 4। इसको हम सोल्व करने की जरूरत नहीं है आपको, आप क्या करेंगे, इसका 24% निकालना है, तो 24/100। अब हमें सिर्फ इसको गुणा करना है, पॉइंट तो अपने आप लग जाएंगे। अब देखें, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, या इसको काटने की जरूरत नहीं है आपको, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो इसको जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में आंसर आएगा 3744। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे 39 है, क्योंकि हमने इसको 9 से काटा था। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 तिया 27 और 9 नाम 81, तो मैंने 8 लिख दिया यहाँ पे, ये 9। इसको जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 3744 आएगा, 100 का भाग देंगे तो ये 37.44 आएगा। यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है, तो यहाँ पे ये पॉइंट भी चेंज कर लेना, 37.44 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल आपके पास में क्या बोल रहा है, एक व्यापारी है, वस्तु 20% हानि पर बेचता है। यदि वह विक्रय मूल्य 100 रुपये बढ़ा दिया जाए तो 5% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ पे आपके पास में सीपी और एसपी दो चीज़ों पे बात हो रही है, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। और जो लॉस की बात हो रही है वो 20% है, तो 20% का फ्रैक्शन आप सभी को पता होगा 1/5 होता है, ठीक है। अगर कॉस्ट प्राइस में 5 मानता हूँ, वो हानि पर बेच रहा है, मतलब लॉस पर बेच रहा है, तो वह वस्तु को 4 रुपये में बेच रहा है, 5 रुपये की वस्तु 4 रुपये में बेच रहा है। अब क्या बोल रही है कि अगर उसके विक्रय मूल्य यानी कि सेलिंग प्राइस को जो है 100 रुपीज़ से बढ़ा दे, ये हमारा रेशियो है, तो इसको मैं एक्स लगा लेता हूँ, ताकि यहाँ पे हमें बता रही है कि एग्जैक्ट मान नहीं है। अगर 4x प्लस यहाँ पे मैं 100 कर दूँ, तो यहाँ पे प्रॉफिट होता है 5% का, ये यहाँ पे बोला गया है। तो 5% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5% का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा 1/20, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब सीपी कितना है, 20 है, और प्रॉफिट हो रहा है मतलब ये 21 है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सेम करना है। तो यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, इसको जो है 4 से गुणा कर लेता हूँ, 5 चौक 20, और इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, फिर 4 चौक 16। तो देखिए सीपी तो सेम ही रहेगा, ठीक है, सीपी चेंज नहीं होगा। तो ये भी जो है 20x है, ये भी 20x है, ये 16x है। मतलब कि क्या हुआ कि ये 16x आपके पास में था, तो अब यहाँ पे भी ये 4x की जगह पे आप इसको 4 से गुणा करने के बाद में 16x लिख दीजिए, क्योंकि इसका मान अब 16x हो गया है, ठीक है। अब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि ये चेंज क्यों कर दिया। चेंज इसलिए क्या है, क्योंकि ये मान जो है इसका हमें इक्वल करने पे ये चेंज हो गया, तो ये इसी में तो वृद्धि हुई है। तो 16x प्लस में 4x, ठीक है। तो सॉरी 16x प्लस में आपके पास में 100 किया है आपने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा कि 16x प्लस 100 इक्वल ये 21x के बराबर हो जाएगा। तो 21x, 21x में से 16x गया तो 5x, 5x की वैल्यू कितनी है 100, x की वैल्यू 20 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू, अब यहाँ पे आपको कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 20x है, तो 20 और x की वैल्यू भी 20, तो यहाँ पे 20 गुणा 20 यानी कि 400 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला सवाल। देखिए ये भी अच्छा सवाल है कि पुनीत और अप्पू की वर्तमान आयु। देखिए यहाँ पे ये पुनीत है, मैं इसको पी यू से दे देता हूँ, और अप्पू को ए से। इनकी प्रेजेंट एज, ठीक है, पी ए मैंने लिख दिया। इनका रेशियो दिया गया है 2:3। 3 साल बाद उनकी आयु का अनुपात, यानी कि आफ्टर 3 ईयर इनकी आयु का जो अनुपात है 3:4 हो जाता है। तो पुनीत की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे क्वेश्चंस भिन्न से होने वाले क्वेश्चंस हैं, तो हम क्या कर रहे हैं कि ये रेशियो में आप इनका डिफरेंस देख लीजिए। ये एक तरीका मैं आपको ये बता रहा हूँ, या तो नॉर्मल तरीका तो आप सबको पता होगा कैसे करेंगे आप लोग, कि 2x है, 2x के अंदर जो है 3 साल बड़ा है, फिर बटा में कितना है 3x है, 3x में भी कितना साल बड़ा है 3, और इसका रेशियो कितना 3/4।
तो ये अब तो आप सोल्व करके x की वैल्यू निकाल के आंसर निकाल ही लेंगे। लेकिन एक चीज़ देख लीजिए, अगर 3 और 2 और 3 में और 3 और 4 में इसमें डिफरेंस सेम है, तो यहाँ पे भी डिफरेंस हमेशा सेम होगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 से 3 हुआ, 3 से 4। तो यहाँ पे जो एक यूनिट बढ़ा है, इस एक यूनिट की वैल्यू जो है 3 दे रखी है, तो बस हमारे पास आंसर आ गया। तो पुनीत की वर्तमान आयु पूछा है, तो पुनीत ये है और वर्तमान आयु ये है, तो 2 गुणा 3 यानी कि 6 साल इसका आंसर आ जाएगा। बस सिंपल हो गया। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये डिफरेंस सेम है, ठीक है, ये 3 और 4, 2 और 3 वाला डिफरेंस सेम है। अगर नहीं भी है, जैसे यहाँ पे देखें कि 3 और यहाँ पे 5 होता, ठीक है, तो 5 माइनस 2 गया तो 3, यहाँ पे 3 आता और 3 माइनस 4 यहाँ पे कितना होता 1। तो हम क्या करते हैं कि इस 1 को 3 बना देते हैं। 3 से गुणा करने का मतलब इसको भी 3 से और इसको भी 3 से। फिर देख लो आप यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, इनका डिफरेंस भी आपस में सेम हो जाएगा। फिर देखिए कैसे, 3 तिया 9 हो गया और 4 तिया 12। तो देखिए 5 से तो 12 बढ़ रहा है और यहाँ पे 2 से 9, तो देखिए 7 और 5 कितना होता है 12, और 2 प्लस 7 कितना होता है 9। ये डिफरेंस फिर सेम हो जाता है, फिर 7 की वैल्यू आपके पास 3 हो जाती। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो और बाकी ये तरीका तो आप सबको पता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे आपके पास में एवरेज से है। ये भी एक अच्छा सवाल है। क्या बोल रहा है कि गणित में 5 विद्यार्थियों का औसत, यानी कि 5 विद्यार्थी हैं, इनका एवरेज जो है 50 दे रखा है। ये एवरेज है, ये स्टूडेंट है। ठीक है, 50 है। बाद में ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण एक छात्र के अंक जो है 48 के स्थान पर 84 अंकित हो गए। मतलब क्या हो गया कि हमें 84 को 84 लाना है, 48 लाना है, सॉरी। ठीक है, 84 अंकित गलती से हो गए थे, मतलब ज़्यादा नंबर दे दिए हमने, तो हमें घटाना है। ठीक है, तो एवरेज क्या होगा, तो एवरेज 50 से कम होगा, ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, अब इतना भी कम नहीं होगा कि जैसे 40 ही हो जाए, ये तो ऑप्शन एलिमिनेट करने का एक तरीका है। लेकिन अब यहाँ पे देखिए कि 84 था, 84 से 48 हुआ। अब ये तो डिफरेंस पे डिपेंड करेगा, वैसे बेसिकली हम बात करें तो कि कितना कम होगा। तो देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे 14 माइनस 8 6, फिर उसके बाद देखिए 7 माइनस 4 3, यानी कि 36 का जो है हमें क्या करना है, कम करना है। लेकिन कितने में करना है, 5 में। तो इसको 5 से काट दीजिए, तो 5 7 35, और ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 5 तो नहीं 10। ठीक है, 7.2 माइनस करेंगे हम इसमें से 50 में से, तो यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा देखिए, तो ये हो जाएगा देखिए 42.8। तो ये आपके पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप 50 में से माइनस कर लीजिए इसको, 50 माइनस 7.2, क्योंकि ये जो है हमने जो 36 का डिफरेंस निकाला, ये पाँचों में बराबर बांट देंगे और ये एवरेज को कम कर देंगे 7.2 से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 42.8। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, टाइम स्पीड डिस्टेंस है। मैंने सभी टॉपिक्स को लगभग कवर करने की कोशिश की। एक रेलगाड़ी 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार कर उस पर खड़े व्यक्ति को क्रमशः 25 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर लेती है। तो बताएं रेलगाड़ी की एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखिए बोला गया है कि एक रेलगाड़ी है। देखिए इस केस में जब भी आपको करना हो तो स्पीड सेम कर लीजिए। तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस आपके पास में कितनी है, एक देखिए जब प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो मैं ट्रेन की लंबाई को टी मान लेता हूँ। तो ट्रेन की लंबाई टी प्लस 300 मीटर, इसको जब पार कर रही है तो उसको टाइम लग रहा है कितना, 25 सेकेंड। ठीक है, अब स्पीड सेम है तो ये स्पीड मैंने मान ली है और स्पीड इधर भी है। तो स्पीड का मतलब यहाँ पे पहले जब व्यक्ति को पार करी तो वो सिर्फ उतनी ही डिस्टेंस ट्रेवल करती है जितना उसकी खुद की लेंथ है। लेंथ को मैंने टी मान लिया। अब इसका टाइम लग रहा है 10 सेकेंड। अब यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है इसको काटना है और यूनिट जो है सेम ही रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में देखिए 5 दूनी 10 और 5 25। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 2t, तो ये कितना हो जाएगा, और 3 दूनी 600। ठीक है, और इधर हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में ये 5 है, तो ये 5t। अब 5t में से 2t गया तो 3t, और 3t इक्वल टू 600, यानी कि t इक्वल टू कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, यानी कि उसकी लेंथ आ गई है 200। तो बोला कि रेलगाड़ी 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी। अब देखिए ये आपके पास में कितना आ गया, टी की वैल्यू 200 आ गई। तो यहाँ पे आप रख दीजिए इसको, टी को स्पीड निकालने के लिए। तो यहाँ पे 200 बटा 10, अब ये देखिए मीटर पर सेकंड में आएगा यहाँ पे। अब 200 मीटर आया है तो 10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड उसका स्पीड आ गया। अब स्पीड आ गया तो हमें इसकी जो है कितने क्या निकालनी है, समय निकालना है। तो समय कितना हो जाएगा, देखिए 200 मीटर तो उसकी खुद की लेंथ है और 200 मीटर प्लेटफॉर्म की, तो डिस्टेंस तो ट्रैवल करेगी 400 मीटर और स्पीड कितनी है 20। तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास में 20 सेकेंड। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके पास में कि 2 सेकेंद्रीय वृत्तों की। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में ठीक है कोसेंट्रिक है, यानी कि सेकेंद्रीय है, एक ही केंद्र है उनका, यानी कि इस तरह से 2 वृत्त बने हुए हैं, ये आपसे बोला गया है। तो वृत्तों की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर, जैसे छोटे वाले की 9 हो जाएगी और बड़े वाले की 15। ठीक है, तो यदि बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है, यानी कि बड़े वृत्त की जीवा
यानी कि इस तरह से, और छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है तब जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, ये आपसे बोला गया। अब देखिए सिंपली आपको ऐसे केसेस में सेंटर से इस पे जो है यहाँ पे लंब डालना होता है। अब ये आपको जीवा की लंबाई पूछी है, लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये जो डिस्टेंस है आपके पास में ये वाली, ये जो है इसकी रेडियस है छोटे वाले की, तो ये तो 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब उसके बाद में अगर मैं बात करूँ कि इसको मैं इससे मिला देता हूँ, थोड़ा अलग कलर से दिखा देता हूँ, तब ये बड़े वाले की जो है रेडियस है आपके पास में, ये 90 बनेगा, आप सबको पता है ये 9 है, और ये बड़े वाले की रेडियस है, मतलब ये 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रिपलेट भी आपको पता होगा 3 4 5, तो इसमें किया गया है क्या है, ये 9 है मतलब इसको 3 से गुणा किया, 15 है मतलब इसको 3 से, तो आप इसको भी 3 से गुणा कर दीजिए, मतलब इसकी जो एक साइड की लेंथ है ये तो 12 आ गई, तो 12 प्लस 12, ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें 12 भी ऑप्शन में मिलेगा, लेकिन आंसर जो है कोड का वो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। अब देखिए हमारी इससे क्वेश्चन में क्या होता है कि गलती इसलिए हो जाती है क्योंकि ऑप्शन में 12 भी होता है और हम सोचते हैं कि 12 आंसर आ गया है और वही हम टिक कर देते हैं। तो ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट सवाल देखिए क्या बोल रहा है आपके पास में कि किसी आयताकार पार्क की लंबाई 12 मीटर तथा चौड़ाई 5 मीटर है। देखिए आयताकार में पार्क बना लेता हूँ, ये है। अब इसकी लंबाई जो है आपके पास में 12 मीटर है और चौड़ाई 5 मीटर है, ठीक है। उस वर्ग के विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल आयताकार पार्क के क्षेत्रफल के समान है। अब एक वर्ग बनाना है आपको और उस वर्ग की इस विकीर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है जिसका क्षेत्रफल जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है। तो पार्क का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 गुणा 5 यानी कि 60 सेंटीमीटर हो जाएगा। लंबाई गुणा चौड़ाई आप सबको पता है। अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, ए स्क्वायर, यानी कि मैं इसके साइड अगर ए मान लेता हूँ तो वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है तो ए स्क्वायर। तो अब आपको पता है कि a√2 ये क्या होता है, इसका डायगोनल होता है इसका स्क्वायर का। अब a√2 है तो हम a निकालेंगे तो a तो कितना हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा √60, ठीक है। अब √60 में अगर जो चीज़ बाहर निकल सकती है वो आप निकाल लीजिए। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड कर लीजिए 60 का। तो 60 का कितना हो जाएगा, देखिए सबसे पहले आप 5 से कटता हुआ दिख रहा है तो 5, 5 के बाद में 12 बचेगा, 12 के कितना हो जाएगा 4 गुणा 3, ठीक है। आप 2 गुणा 2 भी कर सकते हैं। इसमें देखिए 4 तो बाहर आ जाएगा, 4 का बाहर आएगा तो 2 होएगा, 5 गुणा 3 इसमें से कोई बाहर नहीं आएगा तो 2√15 हो जाएगा, मतलब इसकी साइड तो 2√15 है। अब इसके बाद में देखिए मुझे निकालना है a√2, तो इसको जो है √2 से और गुणा कर दीजिए। अब √2 को गुणा करने का मतलब है 15 को 2 से गुणा करना है, तो यहाँ पे a इक्वल टू कितना हो जाएगा, a नहीं यहाँ पे डायगोनल, डायगोनल कितना हो जाएगा 2√30, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का लास्ट क्वेश्चन है, फिर उसके बाद जीके के क्वेश्चन बचेंगे। तो देखिए फटाफट से, दो संख्याओं का मैस है यानी कि HCF, ये कितना है 23, और LS है यानी कि LCM 23 LCM, ठीक है। उनके लेस है कि दो गुणनखंड बताएं, ठीक है, यानी कि LCM के दो मल्टीपल आपके पास में 13 और 14 है, ठीक है। एग्जैक्ट नहीं बताया, तो उन संख्याओं में बड़ी संख्या क्या है ये आपसे पूछा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, ऐसे चीज़ में ध्यान रखिएगा। जब भी आपको एलसीएम का फैक्टर दे रहा है, मतलब इसमें ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन इसके साथ में यहाँ पे एक्स मान लीजिए, और वो एक्स की वैल्यू हमेशा HCF ही होती है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें 23 से गुणा करेंगे तो बड़ी संख्या पूछी है तो 14 गुणा 23, ठीक है। अब यूनिट डिजिट देखिए 4 3 12, 2 यूनिट डिजिट आएगा। अगर सारे ऑप्शंस के यूनिट डिजिट डिफरेंट है तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है पूरे को, 322 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। जैसे जैसे क्वेश्चन आप मान लीजिए कि 2 4 और 6 है, इसका HCF और LCM कितना होगा। देखें इसका HCF जो है आपके पास में, इसे 2 ही नंबर का दे रखा है, तो मैं एक बार 2 और 4 पे ही बता देता हूँ, सिंपल सा एक सवाल। इसका HCF आपके पास में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा HCF, ठीक है। और LCM जो आपके पास में वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब मुझे दोनों संख्याएं निकालनी है तो मैं 4 का फैक्टर कर लेता हूँ। अब 4 का फैक्टर आप कहेंगे कि सर मैं 2 गुणा 2 भी हो सकता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस होना चाहिए एक का, ठीक है। नहीं, इस तरह से आप नहीं समझ पाएंगे। जैसे कई बार क्या होता है ना कि रेशियो दे देता है आपको, कि जैसे दो नंबर हैं, उन नंबर्स का रेशियो है 2:3, और उनका जो है आपके पास में जैसे HCF दे दिया है, HCF आपके पास में जैसे दे दिया 5 है, तो आपको पूछेगा बड़ी संख्या क्या होगी। तो देखिए ये नंबर ही है, इसी तरह से इनका फैक्टर करके इन्होंने दे दिया है, तो नंबर का रेशियो दे दिया, और यहाँ पे जो हमें मल्टीप्लाई करना है वो 5 का मल्टीप्लाई करना होता है। इसी तरह से जैसे 5 5 3 15 5 दूनी 10, तो संख्या कितनी हो जाएगी 10 और 15, ठीक है। तो इस तरह से ये सवाल है, ये थोड़ा अलग टाइप का सवाल है, इसमें आपको जो है नंबर दिए गए हैं दोनों। सो नेक्स्ट सवाल है आपके पास में कि मानव शरीर का तापमान सामान्य शरीर के तापमान से 2 से लगभग 2 से 3.5 डिग्री फ़ारेनहाइट कम होता है, तो इस स्थिति में कैसा माना जाता है। तो इसको देखिए, जैसे तापमान कम होता है तब इसको बोला जाता है हाइपरथर्मिया, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये, और अगर ज़्यादा हो तो हाइपो।
सॉरी उल्टा बता दिया मैंने, हाइपो का मतलब कम होता है, तो ये इसका सही आंसर है। हाइपर तो ज़्यादा के लिए होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास में है कि बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो ये आपको पता है, वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। नेक्स्ट आपके पास में कि भारत सरकार द्वारा रुपये को किस वर्ष में अपनाया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा बी 2010। नेक्स्ट कंप्यूटर का सवाल है कि BIOS का पूरा नाम क्या होता है? तो ये आपको पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सही आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल ज्योग्राफी से, भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो इसका भी आंसर हो जाएगा बी, बांग्लादेश। नेक्स्ट आपके पास में कि हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने लोरियंस स्पोर्ट मोमेंट अवार्ड दिया गया है? तो ये करंट अफेयर का है, थोड़ा पहले का है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं, सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट आपके पास में है फीफा अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप 2020 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आपको ध्यान रख लेना है, भारत में आयोजित किया गया था। तो इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन रागा के प्रैक्टिस सेट 5 के पूरे कर लिए हैं। तो आई होप आप सभी लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा। कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट जो टेस्ट होगा वो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा लिंक, तो और वेबसाइट पे जाकर भी आप चेक कर सकते हैं। सो एप्लीकेशन में भी अभी अवेलेबल है 5 टेस्ट तक, और उसके आगे के टेस्ट भी जल्दी अपडेट हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।